साथियों नमस्कार। इस भाग में हम बात करेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग की। अधिशोषण जो परिघटना है, इसके दैनिक जीवन में और औद्योगिक बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं इसके। देखिए इनको किस तरह से बच्चे ने नोट्स बनाए हैं। देखिए, अधिशोषण के अनुप्रयोग में आप यहाँ से देखें, कठोर जल के मृदुकरण में, यानी जब कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, इनको जियोलाइट की सहायता से अधिशोषण करा करके सोडियम आयनों का प्रतिस्थापन किया जाता है। गैस मास्क बनाने में भी इसका उपयोग होता है। एक्टिवेटेड चारकोल है, एल्यूमिना है, सिलिका जेल है, ये विषैली गैसों का अधिशोषण कर लेती हैं। आपने नया थर्मस वगैरह खरीदा हो तो उसमें एक पोटली रहती है छोटी सी। कई दवाइयों में भी एक पोटली निकलती है सिलिका जेल की या एक्टिव चारकोल की, जो कि उसको नमी से बचाती है। पेट्रोलियम वनस्पति तेलों के शोधन में उसको रंगहीन करने में काम आती है। शक्कर का जो व्यंजन है उसमें भी ये काम आती है। एक्टिव जो जंतु चारकोल होता है, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी एक्टिव चारकोल का प्रयोग होता है। जैसे ही हम निर्वात नली से वायु दाब कम कर लेते हैं और फिर उसमें थोड़ी बहुत वायु बची हुई होती है तो वो एक्टिव चारकोल के द्वारा उसको अधिशोषित करा लिया जाता है। वातावरण में जो नमी है उसको कम करने के लिए भी सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में भी जो सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल होती है वो अधिशोषण के सिद्धांत पर ही काम करता है। क्रोमेटोग्राफी में सुपर क्रोमेटोग्राफी भी अधिशोषण के सिद्धांत पर ही काम करती है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, यानी जो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखन है, वो भी अधिशोषण के सिद्धांत पर ही काम करती है। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में भी अधिशोषण का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। अधिशोषण सूचक के रूप में भी जो अवक्षेपण अनुमापन होते हैं उनमें अधिशोषण सूचक का प्रयोग होता है। जैसे सिल्वाइकर मापन में ईओसिन का प्रयोग होता है। उत्पीड़न में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। बहुत सारे उत्प्रेरक होते हैं, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम आदि। ये अपने सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेते हैं और एक्टिव जो संघट्ट होते हैं, एक्टिव कोलिजन है, जो इफेक्टिव कोलिजन है, उनकी संख्या में वृद्धि करके अपनी रैखिक गति को बढ़ा देते हैं। कपड़ों की रंगाई में जो रंग बंधक होते हैं वो भी अधिशोषक ही होते हैं। जल के वियोजनीकरण में धनायन ऋणायन जो होते हैं, जो धनायन ऋणायन के रेजिन होते हैं, वो जल में उपस्थित विभिन्न आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। इससे जल का विआयनीकरण होता है, उसके आयन निकल जाते हैं। इस तरह अधिशोषण के बहुत सारे उपयोग हैं, शायद आप पिछले भाग में भी पढ़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं अब महत्वपूर्ण टॉपिक की। महत्वपूर्ण टॉपिक है वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन में अंतर का। आपको पता है वास्तविक विलयन की जो कणों की साइज होती है वो 10⁻7 सेंटीमीटर यानी 1 नैनोमीटर से कम रहती है। ये बहुत छोटे होते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से निकल जाते हैं। कोलाइड विलयन की जो साइज होती है 1 से 100 नैनोमीटर होती है। 10⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर की कोटि के होते हैं। और जो निलंबन है इनकी जो साइज है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा यानी 10⁻5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। देखने में जो वास्तविक विलयन है वो हमें समांगी प्रतीत होता है। कोलाइड विलयन यदि सामान्य आंखों से देखा जाए तो समांगी दिखता है, लेकिन यदि इसमें हम प्रकाश इत्यादि डालें तो हमें उसके कण अलग से दिखाई देते हैं, यानी फिर विषमांगी दिखने लगता है। और निलंबन आपको स्पष्ट नंगी आंखों से भी विषमांगी दिखता है। जो वास्तविक विलयन है वो फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली दोनों को पार कर जाता है, दोनों की सतह को पार कर जाते हैं वास्तविक विलयन के कण, जो विलय के कण होते हैं। और जो कोलाइड कण होते हैं वो फिल्टर से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जंतु झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और निलंबन के कण तो फिल्टर पेपर से भी नहीं निकल पाते। वास्तविक विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, जबकि कोलाइड कण भी नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन ये आपस में जब संगुणित हो जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन के कण तो बैठ ही जाते हैं नीचे।
इस तरह से ये इनके बीच में तुलना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कोलाइड विलयन, ये जो कोलाइड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें हम दो चीज़ लेते हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है प्रक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था वो होती है जिसके जो कण हैं वो कोलाइडी साइज के होते हैं, यानी 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻4 सेंटीमीटर की कोटि के देते हैं। और ये जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, यानी वास्तविक विलायक जैसे होते हैं। इसको हम विलायक से तुलना इसकी कर सकते हैं, यानी जो परिक्षेपण माध्यम है वो एक प्रकार का विलायक है जो कोलाइडी कणों को अपने में समेटे रहता है या अपने में घोले रहता है। अब कोलाइडी कणों के विभिन्न प्रकार हैं, इनकी जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर इनके नाम लेते हैं। और वैसे यदि हम पहचान करना चाहें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था वह पार्ट होता है, जैसे विलयन में दो पार्ट होते हैं, एक विलयक विलायक। विलायक उस पार्ट को कहते हैं जो पार्ट उस अवस्था का हो, उस भौतिक अवस्था में होता है जो कि विलयन की भौतिक अवस्था होती है, यानी विलयन की भौतिक अवस्था की समान अवस्था वाला अंग ही विलायक कहलाता है। तो यहाँ पे जो अंग विलयन की अवस्था के समान होता है उसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जो उससे भिन्न होता है उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। और यदि दोनों एक ही अवस्था में हों तो जो कोलाइड साइज के होते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी, और जो वास्तविक विलयन की साइज के कण होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें सोल कहते हैं किसको, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो। और ये पायस है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं। जेल में परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव रहती है, परिक्षेपण माध्यम ठोस रहता है। एरोसोल में परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव रहती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होती है। इस तरह से और भी अलग अलग टाइप के हैं, आप देख सकते हैं उनको। अब अपन यहाँ पे बात करें महत्वपूर्ण प्रकारों की कोलाइड की। कोलाइड को हम दो महत्वपूर्ण प्रकारों में बांट सकते हैं। ये कोलाइड बनने की गति के आधार पर हैं। ये दो प्रकार हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी, यानी लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो घोलने पर शीघ्र ही कोलाइड बन जाते हैं, यानी घोलने पर तुरंत कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक स्थायी रहते हैं, यानी ये तुरंत ही स्कंदित नहीं होते हैं। यदि इनका स्कंदन करना भी चाहे तो हमें अधिक विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और ये सामान्यतः स्कंदित नहीं होते हैं, इसलिए कैसे हैं, उत्क्रमणीय हैं, यानी ये एक बार यदि स्कंदित हो भी जाते हैं तो आसानी से फिर से कोलाइड फॉर्म में आ जाते हैं। इनमें जो पृष्ठ तनाव बल हैं, तो ये इसका जो पृष्ठ तनाव है वो जल से कम होता है और श्यानता की जल से अधिक होती है। इनमें कोई आवेश नहीं होता है और ये टिंडल प्रभाव कम दर्शाते हैं, यानी इनकी जो साइज है कम रहती है, साइज बहुत बड़ी नहीं रहती। इनकी अणुसंख्यक गुणों का मान के सदा उच्च होता है, यानी कणों की संख्या ज़्यादा होती है, और ये आसानी से स्कंदित नहीं होती है। ये हो गए कौन से, द्रव स्नेही कोलाइड्स। इसके विपरीत गुणों वाली द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। इनको सामान्यतः आसानी से ये घोलने पर कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, विशेष विधियों द्वारा कोलाइड फॉर्म में लाया जाता है। इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट मिलाने पर ही स्कंदन इनका हो जाता है। ये इसलिए ये अनुत्क्रमणीय है, यानी इनका स्कंदन एक बार हो जाता है तो आसानी से फिर से कोलाइड विलयन में नहीं बदलते हैं। इनका जो पृष्ठ तनाव है उससे अंततः लगभग जल के बराबर होती है। ये
धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं, यानी इनके क्लोराइड कणों पर धनावेश या ऋणावेश होता है। टिंडल प्रभाव ये अधिक दिखाते हैं क्योंकि कण जो हैं, कणों की साइज अपेक्षाकृत बड़ी होती है और इनके अणुसंख्या गुणधर्मों का मान कम होता है क्योंकि ये आसानी से स्कंदित होते हैं, तो इनमें कणों की संख्या कम रहती है। देखिए इनके उदाहरण हैं धातु सोल, सल्फाइड सोल, धातु हाइड्रोक्साइड की सोल आदि। ये आपके द्रव विरोधी हैं और द्रव स्नेही में आपका है जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च है, प्रोटीन है। ये आपके द्रव स्नेही कोलाइड हैं। यदि आपका परिक्षेपण माध्यम जल है तो इन्हें हम जल स्नेही और जल विरोधी कहते हैं। आइए हम एक दूसरा वर्गीकरण देखें। इसमें एक तो कणों के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है इनका। एक तो है बहुआण्विक कोलाइड, ऐसे कोलाइड जो कणों की साइज बहुत छोटी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, लेकिन ये परमाणु के छोटे छोटे समूहों में संगुणित हो जाते हैं और ये इकट्ठे गुच्छे में आ जाते हैं, तो इनकी साइज क्लोराइड कण के बराबर होती है। यानी इनके जो मूल कण हैं वो तो छोटे होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम से कम होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी साइज क्लोराइड साइज के बराबर हो जाती है, यानी ये क्लोराइड कण का रूप ले लेते हैं। उदाहरण है सल्फर का सॉल या गोल्ड सॉल। ये बहुआण्विक क्लोराइड कहलाते हैं, यानी बहुआण्विक माने बहुत से अणु मिलकर के क्लोराइड साइज के बने होते हैं। दूसरा प्रकार है बृहद आणविक क्लोराइड। बृहद माना होता है बड़ा। इसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं ये बड़े होते हैं, बृहद होते हैं, माने इनके जो अणु हैं बड़े बड़े अणु होते हैं, इनका अणु द्रव्यमान भी उच्च होता है। सामान्यतः ये बहुलक होते हैं, जैसे नाइलॉन है, पॉलीस्टायरीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है। ये बड़े बड़े अणु होते हैं, ये सामान्यतः बहुलक होते हैं और इनके एक अणु ही क्लोराइड साइज का होता है, इसलिए ये बृहद आणविक क्लोराइड कहलाते हैं। कुछ क्लोराइड जो मिसेल या संगुणित क्लोराइड कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी भाग युक्त अनेक अणुओं और आयनों से बने होते हैं। इन्हें हम संगुणित क्लोराइड या मिसेल कहते हैं। ये इनके जो आकार होते हैं वो क्लोराइड कण के होते हैं और इनमें एक सिरा द्रव विरोधी होता है, दूसरा सिरा द्रव स्नेही होता है, जैसे कि साबुन में होता है, डिटर्जेंट में ऐसा होता है। और ये मिसेल एक निश्चित ताप पर ही बनते हैं और उस ताप को हम क्राफ्ट ताप कहते हैं। एक निश्चित सांद्रण पर बनते हैं, इसे हम क्रांतिक सांद्रण कहते हैं। इसमें साबुन का बनना, साबुनीकरण की क्रिया या फिर एक मिसेल की क्रिया देख सकते हैं। आप यहाँ देखें कि साबुन में दो सिरे होते हैं, एक द्रव स्नेही सिरा होता है माने जल स्नेही सिरा होता है और दूसरा होता है जल विरोधी सिरा। जल विरोधी सिरा तेल की बूंद के पास पहुंचता है और जल स्नेही सिरा जल की तरफ आता है। इस तरह से ये मिसेल बन जाता है। ये मिसेल निर्माण की क्रिया है। अब देखिए क्लोराइड कण बनाने की कुछ विधियां हैं। वैसे तो इसकी बहुत सी विधियां हैं, फिर भी हम इनको दो वर्गों में बांट सकते हैं। द्रव विरोधी क्लोराइडों को बनाने के लिए हमें विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, जबकि द्रव स्नेही क्लोराइड बनाने के लिए हमें ज़्यादा विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको हम सीधे सीधे हिला करके उनको बना देते हैं। स्टार्च है, गोंद है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, हीमोग्लोबिन है, इनका क्लोराइड विलयन आसानी से बन जाता है। लेकिन जो द्रव विरोधी क्लोराइड्स होते हैं उनको हमें विशेष विधियों द्वारा उनको बनाना पड़ता है। इसमें इन विधियों को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रक्षेपण विधियां और संग्रहण विधियां। प्रक्षेपण में है ब्रेडिंग आर्क विधि है, यांत्रिक प्रक्षेपण है या अल्ट्रासोनिक प्रक्षेपण है। बस अलग अलग विधियां हैं। जबकि संग्रहण विधियों में दो वर्गों में बांट सकते हैं, भौतिक और रासायनिक।
देखिए ये दो विरोधी शब्द हैं, परिक्षेपण और संघनन। परिक्षेपण मतलब हम बड़े बड़े कणों को तोड़ करके छोटे कणों में बदलते हैं, जबकि संघनन में छोटे छोटे कणों को हम बड़े कणों में लाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो पेप्टीकरण भी एक परिक्षेपण विधि है, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण है ही, आपका ब्रेडिंग आर्क विधि है ही, आपका यांत्रिक परिक्षेपण है, ये परिक्षेपण विधियां हैं। अब आप संघनन विधियों की बात करें तो यहाँ पे आप दो वर्गों में इनको बांट सकते हैं, भौतिक विधियाँ और रासायनिक विधियाँ। तो भौतिक में आप देखें विलायक परिवर्तन करने पे विलेयता कम हो जाती है और उससे ही क्लोराइड विलयन बन जाता है। कुछ कणों की जो वाष्प है उसको संघनित कर लेते हैं तो वो क्लोराइड फॉर्म में आ जाते हैं, उनको एकाएक ठंडा करते हैं तो क्लोराइड फॉर्म में आ जाते हैं। अपचयन द्वारा भी हम क्लोराइड सॉल्व बना सकते हैं, यानी किसी यौगिक के जो तत्व हैं वो आयनिक अवस्था में रहते हैं और जैसे हम उसका अपचयन करते हैं तो वो कई अणु माने कई परमाणु मिलकर के बड़े बृहद अणु बना लेते हैं और वो क्लोराइड फॉर्म में आ जाते हैं। उभय अपघटन द्वारा भी हम क्लोराइड विलयन बना सकते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा भी धातुओं के सॉल्व बनाए जा सकते हैं, जल अपघटन के द्वारा भी क्लोराइड सॉल्व बनाए जा सकते हैं। ये केवल परिचय मात्र आपको जानना है, बहुत ज़्यादा विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आप कंपटीशन के लिए पढ़ सकते हैं। और क्लोराइड विलयनों का शोधन की भी कुछ विधियां हैं, संक्षेप में ही चर्चा करेंगे यहाँ पे हम। पहला है अपोहन या डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है कि हम अशुद्धियों को अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से और अत्यधिक विलायक के अत्यधिक प्रवाह से उनको दूर कर देते हैं। अपोहन जो विद्युत अपोहन की क्रिया है, विद्युत अपोहन की क्रिया में हम जो आवेशित क्लोराइड्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उनको हम उनमें से अलग कर लेते हैं, यानी उसके जो आवेशित कण हैं कुछ कणों को हम छान लेते हैं उसमें से। ये क्योंकि बिजली द्वारा यानी विद्युत द्वारा प्रेरित होती है इसलिए हम इसको विद्युत अपोहन कहते हैं। अति सूक्ष्म फिल्टरन या अति सूक्ष्म छनन, ये भी क्लोराइड विलयन को शुद्ध करने की विधि है, जिसमें अति सूक्ष्म फिल्टर यानी अल्ट्रा फिल्टर का उपयोग करते हैं। उससे क्लोराइड कण की तुलना में छोटे कण होते हैं वो उससे निकल जाते हैं। इस तरह से कुछ आपकी शोधन की विधियां हो गई, क्लोराइड विलयन को शुद्ध करने की मेथड्स हो गई हैं। जैसे कि आपने जो डायलिसिस का नाम सुना होगा, मेडिकल साइंस में डायलिसिस होता है, मनुष्य की किडनी में जो यूरिन इत्यादि क्षमता है वो डायलिसिस की प्रोसेस द्वारा होता है। और जिनकी किडनी में दिक्कत होती है तो उनका मशीन के द्वारा डायलिसिस किया जाता है। अब एक नाम आपने सुना होगा पर्पल ऑफ कॉसियस, ये और क्लोराइड का विलयन होता है, क्लोराइड विलयन होता है, जिसमें क्या क्या होता है और क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड से माने और क्लोराइड विलयन है AuCl3। इसको स्टेनस क्लोराइड विलयन से अपचेत कराने पर हमें गोल्ड का बैगनी रंग का सोल प्राप्त होता है। इस बैगनी सोल को ही हम पर्पल ऑफ कॉसियस कहते हैं। यानी पर्पल ऑफ कॉसियस क्या है, गोल्ड सोल है, जिसको और क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन कराने पे हमें ये प्राप्त होता है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पर्पल यानी बैगनी होता है, इसलिए हम पर्पल ऑफ कॉसियस बोलते हैं। क्लोराइड कणों के गुणों में कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसे टिंडल प्रभाव। तो जो टिंडल प्रभाव है वो क्लोराइड विलयन में जब कोई प्रकाश के कण गुजारते हैं तो क्लोराइड कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण होने लगता है। इससे प्रकाश के कणों का जो मार्ग है वो प्रदीप्त हो जाता है। ये जैसे यहाँ पे हम यदि किसी लेंस से फोकस करके और इस विलयन में क्लोराइड विलयन में से इसको गुजारें तो एक शंकु बन जाता है, इसको हम टिंडल शंकु कहते हैं। ये चीज़ टिंडल द्वारा देखी गई, इसीलिए इसके नन के नाम पे इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये जो शंकु है ये टिंडल शंकु कहलाता है और ये जो घटना है वो टिंडल प्रभाव कहलाती है। इस घटना का एक और उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना, क्योंकि आकाश में जो कण होते हैं उनके द्वारा नीले रंग के प्रकाश का विकिरण अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वो हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। जल भी नीले रंग का दिखता है, उसका भी यही कारण है। अब ब्राउनी गति दूसरा गुण है। क्लोराइड कणों की जो गति होती है वो
जिगजैग फॉर्म में अनियमित गति होती रहती है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और वो ऐसे जिगजैग गति करते रहते हैं। यदि हम अभी गर्मियों के मौसम में या किसी छिद्र से आते हुए प्रकाश में यदि हम धूल के कणों को झटका रहे हैं तो उनकी धूल के कणों की जो गति दिखती है वो कोयले कणों की वैसी गति होती है। इस जिगजैग मोशन यानी अनियमित गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही देखा था पहले, तो उनके नाम पे ही इसको ब्राउनी गति कहा जाता है। एक और इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचरण भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है कोलाइडों का। तो जो कोलाइड कण आवेशित होते हैं उनको यदि हम किसी एक युग नली में भर दें और उसके दोनों सिरों पर दो विपरीत आवेश लगा दें, यदि कोलाइड के जो कण हैं यदि वो ऋणावेशित होंगे तो वो धन ध्रुव की ओर खिसक जाएंगी, और जो उसमें कोलाइड कण जो तल है वो धन की ओर बढ़ जाएगा, ऋण की ओर से कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि ये धनावेशित हैं तो ये शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, ऋण ध्रुव की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, इनका तल ऋण की ओर बढ़ जाएगा, यानी ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे ऋण आवेश की तरफ, ऋण ध्रुव की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। यदि जो ऋणावेशित होंगे वो धन ध्रुव की ओर गति करेंगे और जो धनावेशित होंगे वो ऋण ध्रुव की ओर गति करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ ऋणावेशित सोल, कुछ धनावेशित सोल्स की, तो इनको आप देख सकते हैं। इसमें हमें कोलाइड के ये मुख्य गुण हैं। विद्युत परासरण या विपरीत परासरण, ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे RO आपने सुना होगा, RO मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस माने होता है विपरीत परासरण। इसमें क्या होता है, जल में उपस्थित जो कण होते हैं उनको दूर किया जाता है, उनके अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जल में जो लवण उपस्थित होते हैं उनको जल में से हटाया जाता है, और इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रिया परासरण की विपरीत क्रिया होती है। जैसा कि आपने परासरण दाब की परिभाषा में पढ़ा होगा, परासरण दाब वह द्रव्यस्थितिक दाब है जो किसी विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से आने वाली विलायक के कणों को रोकता है। और यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें हम इतना फोर्स लगाते हैं, इतना दाब लगाते हैं कि विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के बाहर जाते हैं। यहाँ पे विलयन के रूप में अशुद्ध जल काम करता है और अर्धपारगम्य झिल्ली में से अशुद्ध जल में से शुद्ध जल बाहर निकलता है, और अशुद्ध जल उसी झिल्ली के अंदर रह जाता है। इसको हम एक अलग से दूसरे पैसेज के द्वारा उसको अलग करते जाते हैं, और हमें एक साइड में शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है और दूसरी साइड में जो लवणयुक्त जल है वो उसको अलग करते रहते हैं। स्कंदन या ऊर्णन या अवक्षेपण, ये भी आपने सुना होगा। स्कंदन का मतलब होता है कि कोलाइड विलयन में यदि थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट डाल दें तो जो कोलाइड कण हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी घटना को हम स्कंदन या ऊर्णन कहते हैं। ये विद्युत अपघट्ट क्या करता है, विद्युत अपघट्ट अपने में उन कोलाइड कणों को अपने से आकर्षित करके चिपका लेता है, और ये स्कंदित होकर के बड़े बड़े गुच्छे होकर के उनकी जो साइज है कोलाइड साइज से बड़ी हो जाती है और वो निलंबित हो जाता है। इसको हम स्कंदन या ऊर्णन कहते हैं। और जो विद्युत अपघट्ट इसको स्कंदित करते हैं वो स्कंदन कारक कहलाता है, यानी कोगुलेटिंग एजेंट कहलाता है जी। स्कंदन को अंग्रेजी में बोलते हैं कोगुलेशन, और जो विद्युत अपघट्ट उसमें मिलाते हैं वो कोगुलेटिंग एजेंट कहलाता है। जैसे स्वर्ण साल को डाला तो उसमें थोड़ा सा NaCl डाल देते हैं तो वो अवक्षेपित हो जाता है। इसके लिए इसकी स्कंदन की क्षमता है, इसके लिए हार्डी-सुल्ज ने एक नियम दिया था। उन्हीं के नाम पे से हम हार्डी-सुल्ज का नियम कहते हैं। और उनके अनुसार, इस नियम के अनुसार आयनों की जो स्कंदन शक्ति है यानी स्कंदन क्षमता है वो आयनों की संयुक्ता के साथ साथ बढ़ती है। यानी जिस आयन की संयुक्ता ज़्यादा होगी, जिस पर ज़्यादा ऑक्सीडेशन
नंबर होगा वो ज़्यादा स्कंदित होगी। जैसे यहाँ पे SN4+ है तो ये सबसे ज़्यादा स्कंदित करेगी जल्दी शीघ्रता से। उसके बाद Al3+, फिर Ba2+, फिर Na1+, यानी जिस पे जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। विद्युत अपघट्ट का जो स्कंदन मान है वो उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी सोल के 1 लीटर को स्कंदित करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट की मात्रा उसको स्कंदन मान कहलाता है। इसे उसकी विद्युत अपघट्ट की मात्रा है उसको कहेंगे मिली मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। रक्षण स्कंदन की विपरीत क्रिया है। द्रव्य स्नेही सोल मिलाने पर हम विद्युत अपघट्ट के द्वारा होने वाला स्कंदन रोक सकते हैं। यानी जो द्रवरोधी सोल होते हैं वो आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। यदि हम इनमें कुछ द्रव्य स्नेही सोल मिला दें तो द्रवरोधी सोलों का भी स्कंदन रुक जाता है। जैसे हम गोल्ड सोल में थोड़ा सा जिलेटिन मिला दें तो जो गोल्ड के जो कण होते हैं उनके ऊपर जिलेटिन की परत चढ़ जाती है और वो द्रवरोधी की जगह पर द्रव्य स्नेही के काम करने लगता है और फिर उसको आसानी से स्कंदित नहीं होने देता। इसको क्या होता है, जो द्रवरोधी कोलाइड है उसके ऊपर जो द्रव्य स्नेही कोलाइड हमने मिलाया है वो उस पर एक रक्षक परत बना लेता है और ये उसके स्कंदन को रोकता है, इसलिए हम इसको रक्षी कोलाइड कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण टर्म है रक्षण के संबंध में स्वर्ण संख्या। ये भी शायद आपने पढ़ी हो पहले। किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml स्वर्ण कोलाइड विलयन में मिलाने पर 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन द्वारा उसके स्कंदन को रोकता है। यानी ये क्या है, रक्षी क्लोराइड की मात्रा है मिलीग्राम में, वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर स्वर्ण क्लोराइड विलयन में उपस्थित करने पर यानी उसमें मिलाने पर उसका 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन को रोकता है, वो उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। और जिससे स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी रक्षी क्लोराइड की शक्ति उतनी ही अधिक मानी जाती है। जैसे जिलेटिन एक बहुत अच्छा रक्षी क्लोराइड है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की संक्षेप में चर्चा की। वैसे ये सब आप लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर भी यदि संक्षेप में दोहराना है तो इस तरह की छोटी छोटी नोट्स आप बना लीजिए।